कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। व्हाट, क्या कहा मैंने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। मतलब तुमने एकदम स्टार्टिंग में किसी को देखा, झटके से एकदम वही बोला भाई इसी के साथ पूरी जिंदगी भी बिता देनी। मतलब ट्रांजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक, व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक। और लव एट फर्स्ट साइट हुआ, देख के एकदम जिंदगी खुशहाल चली थी, लेकिन सबका लव एट फर्स्ट साइट यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता है। होता है क्या होता है? देखो, तुम्हारी याद आ रही नहीं, तुम्हें याद आ रही है ना? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलूं, आजकल तुम्हारे 10th क्लास में भी ब्रेकअप हो चुकी, करना ही नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है। उसके बाद हुआ एकदम अजीब तरह का तांडव, एकदम भयानक तांडव, दोनों के बीच में एकदम आराम प्रचंड हो गया, एकदम भयानक। देन तो यहाँ पर हुआ इन दोनों के बीच में ब्रेकअप। तो ये ब्रेकअप कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कॉपर सल्फेट यहाँ पर एक अच्छा खासा एकदम बहुत हैप्पी कपल था, तो कॉपर सल्फेट आपस में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सल्फेट ने देखा आयरन को, बहुत मस्त एकदम डैशिंग सा बंदा जा रहा है, एकदम चकाचक, एकदम ब्लैक कोट, ब्लैक चश्मा, पूरा एकदम ब्लैक ऑरा फार्मिंग करते हुए मूव ओवर, आई एम मोर रिएक्टिव। ये बोला भाई मैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हूँ। सल्फेट तू क्या कर रहे थे? तो कर क्या रही है? केमिकल इक्वेशन का नाम सुनते ही पैनिक अटैक आ जाता है ना, और इक्वेशन देख के तो ऐसा लगता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो बस रिलैक्स करो, चिल हो जाए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इक्वेशन को बनाएंगे नहीं, बल्कि हम सारे एलिमेंट्स का टिंडर मैच कराएंगे। यानी कि हर एक सिंगल एलिमेंट कैसे कपल एलिमेंट बनता है, इस पूरे सफर को हम आज के इस लेक्चर में तय करने वाले हैं। और अगर इस लेक्चर को तुमने मिस किया तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हारा लॉस होने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर तुम्हें ये बताएगा कि एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पर कैसे अपने कपल बनने की जर्नी को कंप्लीट करता है, और इस दौरान बिफोर एंड आफ्टर का क्या चेंज होता है वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरत एक रोमांटिक अंदाज में आज पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ रोमांटिक से क्वेश्चन, यानी कि प्यारे प्यारे से क्वेश्चन फिर मैं सॉल्व कराऊंगा केमिकल कैलकुलेशंस के, जो डेफिनेटली तुम्हारे माध्यमिक के एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, सेकंड समेटिव एग्जाम में तो आ ही जाएंगे भाई, एंड फाइनल एग्जाम जो तुम्हारा होगा बोर्ड का उसमें भी आना तय है यहाँ से क्वेश्चन। सो बिना किसी और इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई के ऊपर। ओके तो यहाँ देखो भाई, मैंने एकदम मस्त वाइट तो पहन लिया पूरा एकदम बढ़िया से, एकदम दमदार। यहाँ पर हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, सब जानेंगे क्या होता नहीं होता है। तो सेकंड समेटिव में जो सबसे पहला चैप्टर हमें यहाँ पढ़ना है वो केमिकल कैलकुलेशन। इसके बाद और भी चैप्टर आएंगे, फिजिकल साइंस के, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड मैथ्स के भी आने वाले। डटे रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस तुम्हारा मोटिवेशन लूज नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें कॉपी कलम लेके बैठ जाना है। जो चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी स्ट्रेटेजी प्लान वाले वीडियो में, वो सब हमें A to Z यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, सो भयानक मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ना कि सिर्फ बस एक दिन पढ़ लिया, नहीं, डेली पढ़ना। जो मैं पढ़ा दूंगा आज की क्लास में, इसको तुम्हें रिविजन करने होंगे बहुत अच्छे से। सो आज केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो भाई, जनरली बुक की भाषा में अगर बात करें, बुक के हिसाब से बुक ये बोलती है ओके, chemical reaction involves breaking old intermolecular bonds and forming new bonds to create substance with completely new properties। यहाँ पे दो लोग होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है भाई, वो कुछ रिएक्शन करता है, मतलब दो आदमी मिल चुके हैं, रिएक्शन कर रहा है, वो बन गया। ये मेरा मतलब किताबी भाषा है, हम थोड़ा अपने अंदाज में सीखते हैं इसको। So, मेरे हिसाब से भाई केमिकल रिएक्शन जो है जस्ट लाइक अ न्यू रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड सिंगल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नया न्यू रोमांटिक बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म होता है, और एक कंप्लीटली न्यू वाइब, न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। जस्ट लाइक देखो आप रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन सिंगल लोग भाई, जैसे कि तुम सिंगल हो, उसी तरीके से रिएक्टेंट का मतलब समझ लो सिंगल लोग जैसे कि तुम हो। तो ये सिंगल लोग भाई ये रेडी है किसी के साथ भी मिंगल होने के लिए। तो यहाँ पर हमारा कार्बन है, कार्बन पे जाइए रेडी है, आई मिंगल, एकदम बोलता भाई कूल, एकदम बढ़िया से। यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से दिखता हो, बोलता भाई मैं भी मिंगल हूँ, और मतलब सिंगल हूँ, मिंगल होने के लिए मैं भी रेडी हूँ। देन इनका डेटिंग फेज स्टार्ट होता है। ये दोनों यहाँ पर आपस जो डेटिंग फेज है ना, ये है एक्चुअल रिएक्शन फेज। दो रिएक्टेंट मिले, दो सिंगल लोग मिले, दोनों के बीच डेटिंग हुई, इसका मतलब रिएक्शन हुआ। और उस रिएक्शन के नतीजे में वो रिएक्टेंट यानी कि वो डेटिंग जब सक्सेसफुल हुई, दोनों ने डिसाइड किया चलो अब तो हम साथ ही रहेंगे ताकि आमद मतलब जिंदगी भर, कितना रहते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। तो वो जो हमें डेटिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट हुआ, जो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम तो ताकत साथी रहने वाले हैं, वो मेरा कहलाता है यहाँ पर प्रोडक्ट, यानी कि कमिटेड कपल। तो रिएक्टेंट मतलब सिंगल लोग, डेटिंग फेज यानी कि जो बीच में रिएक्शन हुआ वो आपका डेटिंग फेज है, एंड देन फाइनल जो आपको आउटपुट मिलता है कमिटेड कपल का, वो है आपका प्रोडक्ट। अब आप ही एक बात बताओ, जो रिएक्टेंट से पहले आप थे, मतलब जब आप रिएक्टेंट जब सिंगल थे उस टाइम जो आपकी प्रॉपर्टी थी, जो आपके फीचर्स थे, क्या जब आप कमिटेड हो जाओगे किसी के साथ, जब कपल आप बनोगे, क्या उस टाइम भी आपके फीचर सेम रहने वाले?
डेफिनेटली नॉट भाई, बहुत सारी चीजों को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा, कुछ नई आदतों को आपको अपनाना होगा, ना चाहते हुए भी डेफिनेटली वो चीज आप करो क्योंकि यू लाइक द पर्सन, तो आपको वो करना होगा। वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन एक दूसरे को पसंद करते थे, इन दोनों ने भी अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज किया। अब कार्बन कार्बन ना रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना रहा, ये दोनों क्या बन गए कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो ये होता है एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, जहां दो रिएक्टेंट, दो सिंगल लोग मिलते हैं, आपस में डेट करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, एंड फाइनल प्रोडक्ट हमें कमिटेड कपल बन के निकलते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। ओके चलो, अब यहाँ पे रिएक्टेंट वर्सेस प्रॉपर्टी प्रोडक्ट हम बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। रिएक्टेंट मतलब सिंगल लाइफ, भाई एकदम चिल लाइफ है, यहाँ पर जबरदस्त नाइट में गेम खेला जा रहा है, कोई रूल नहीं है, मतलब चिल डाउन एकदम, खुद ही जो मर्जी वो खा लो, फ्रीडम 100%, ओन आइडेंटिटी अपना खुद का, एकदम सिंगल मतलब। बट मिंगल हो गया आप तो क्या हुआ, यहाँ पर अब वी इज ग्रेटर देन मी, ठीक है, मतलब अब मी नहीं चलेगा, मैं नहीं चलूंगा, अब यहाँ पे चलेगा भाई हम, मैं नहीं हम की बात हो रही है। सो आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, वहां पर जो एक कपल बन गया, अब भाई ये दोनों मिलके साथ में चलेंगे, अब कपल गोल्स मिलेगा। अच्छा कैसे गोल्स, भाई मैचिंग आउटफिट होना चाहिए, तो एकदम बहुत जरूरी है। शेयर्ड आइडेंटिटी, हम दोनों की आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम का पासवर्ड, तुम्हारा फेसबुक का पासवर्ड मैं भी रखूंगा, मेरा तुम भी रखोगे, मेरा फोन का पासवर्ड, पिन का पासवर्ड, सारे के सारे, इवन बैंक अकाउंट का नहीं, बैंक अकाउंट तो ज्यादा हो गया, फिर भी चलता है, बैंक अकाउंट का पासवर्ड भी सब का सब शेयर। नो मोर लेट नाइट्स, भाई रात तो छोड़ दो, रात फिर छोड़ दो, रात में लेट नाइट गेम खेल नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, आपका एकदम पूरा नया रूटीन हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ प्रोडक्ट जो नया बना है उसका भी एक नया रूटीन हमें देखने को मिलेगा। सो न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस मींस न्यू प्रॉपर्टीज, टोटली वाइब यहाँ पर हमारा चेंज हो जाता है। आई होप इसके बाद भाई तुम्हें केमिकल रिएक्शन समझने में जिंदगी में दोबारा कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मतलब इसको समझ के दोबारा क्या ही समझोगे, इससे बेहतरीन तुम्हें और कोई शायद ना ही समझा पाए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि जिसको मैं यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन से। ओके सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको हम लोग एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं, एंड फिफ्थ वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बस बने रहो लेक्चर में, मैं एक एक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूँ 5 रिएक्शन के बारे में, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज लाइक अ लव एट फर्स्ट साइट। व्हाट, क्या कहा मैंने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज लाइक लव एट फर्स्ट साइट, मतलब तुमने एकदम स्टार्टिंग में किसी को देखा, झटके से एकदम वही बोला भाई इसी के साथ पूरी जिंदगी भी बिता देनी, मतलब ता कयामत जो होना है इसी के साथ होगा, और कोई जिंदगी में आ ही नहीं सकता, बात खत्म। ये हुआ आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मस्त एकदम। उसी तरीके से यहाँ पर भाई 2 सिंगल्स लोग मीट हुए, लुकिंग फॉर माई ऑक्सीजन, इसने बोला लुकिंग फॉर माई कार्बन, तो कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को कार्बन चाहिए, दोनों मिले और कार्बन डाइऑक्साइड मस्त बन गया, एकदम इंस्टेंट कनेक्शन हुआ, मतलब बोला भाई तुम मेरे लिए, मैं तेरे लिए, हम बने एक दूसरे के लिए, बात खत्म। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सिंगल सिंगल प्लस कपल बन गया। समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एकदम फटाक से, एकदम एक नजर में देखा दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे को, बोला भाई हम एक दूसरे के लिए बने, बात खत्म करो, हो गया। तो एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मिलना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और भी एग्जांपल्स है इसमें, आगे डिस्कस करेंगे उसमें। इसका की आइडिया बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट, 2 रिएक्टेंट्स मीट एंड इंस्टेंटली फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू क्रिएट वन न्यू प्रोडक्ट विद कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद कौन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक, व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक। और लव एट फर्स्ट साइट हुआ, देख एकदम जिंदगी खुशहाल चली थी, लेकिन सबका लव एट फर्स्ट साइट यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होता है। पता है क्या होता है, देखो तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें याद आ रही है ना, एकदम बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलूं, आजकल तुम्हारे 10th क्लास में भी ब्रेकअप हो चुके हैं ना, मेरे इतने तो मेरे अभी तक नहीं हुए जितने तुम्हारे हो गए, मतलब मेरा तो एक भी नहीं हुआ फिलहाल, ठीक है, बट तुम्हारे 10th में जितने ब्रेकअप हो गए ना, हाँ क्या बोलूं, कोई नंबर मतलब एग्जांपल नहीं फिट हो रहा बैठाने के लिए मुझे। खैर, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है द ब्रेकअप। क्या होता है द ब्रेकअप, ये क्या हुआ, लव एट फर्स्ट साइट हुआ, लव एट फर्स्ट साइट चल गया, लेकिन कुछ का नहीं चला। कुछ का क्या हुआ भाई, कोई थर्ड पार्टी आया, किसी ने आग डाल दिया उनके बीच में, मतलब फूट डाल दिया, किसी के पास काना खुशी कर दिया, उसको बोले देखो ऐसा वैसा वैसा, उसके बारे में उसको बोला वैसा है वैसा है, दोनों को पार्टनर को अलग अलग बहका दिया, फिर दोनों पार्टनर के बीच नहीं अलग टांडा छोड़ गया। ठीक है, वो बोल रहे तू ऐसा कर ले, वो बोली तू ऐसी कर ले, बोला नहीं मेरे को ऐसा करना ही नहीं, मुझे ऐसा ही रहना है। उसके बाद हुआ एकदम अजीब तरह का तांडव, एकदम भयानक तांडव, दोनों के बीच में एकदम आरंभ प्रचंड हो गया, भयानक। देन तो यहाँ पर हुआ इन दोनों के बीच में ब्रेकअप।
तो ये ब्रेकअप कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि टूट जाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये दोनों मस्त जिंदगी गुजार रहे थे, बहुत अच्छा था। जैसे मैं बोला भी मेक अ सॉलिड कपल भाई, लेकिन फिर अचानक से बहुत प्रॉब्लम हुई, इनके बीच में आग लगी, तो वो हो गया। और आग लगी इन सेंस हम फिजिक्स में जब ब्रेक बॉन्ड करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होता है, जब हम आग लगाते हैं, मतलब हीट देते हैं। तो हमने कैल्शियम कार्बन को हीट दिया, इनकी जिंदगी में हमने आग लगाई, और वो आग ऐसी लगी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड भाई अलग होकर बहुत खुश से बोल रही है आई एम फ्री नाउ, बट वहीं कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा बहुत उदास है, यहाँ पर अलोन हो गया फिर से एकदम, और रो ही रहा है बैठ करके सिर्फ और सिर्फ। तो ये हुआ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सिंपल आपको याद रखना भाई, हीट लगेगी तो बॉन्ड टूटेगा। जहां हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वहां बॉन्ड टूटना ही है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट हमें देना होगा। फूड डालने के लिए भाई इतना मेहनत तो करना ही होगा, तभी तो होता है। ठीक है, ये तो स्ट्रेस बढ़ा, तो दो कपल के बीच में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है किसी चीज को लेकर के, ना ये तैयार है मानने के लिए ना वो तैयार है मानने के लिए, खत्म, डिकम्पोजिशन हो गया वहां पर, खत्म, ब्रेकअप। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भाई ये यहाँ पर मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। वैसे यहाँ पे तो मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रखा है, इट्स लाइक द मिस्टर स्टील योर पार्टनर। मतलब देखो होता क्या है, तुम्हें कोई पसंद है, दो कपल हो, तुम हो, ठीक है, लेकिन भाई तुम हो एक तरह से नल्ले, या फिर तुम कर रहे हो कोई प्राइवेट जॉब, ठीक है, तुम कर रहे हो कोई प्राइवेट जॉब, अच्छी खासी सैलरी तुम कमा रहे हो, अच्छे खासे, लेकिन लड़की के फैमिली वाले ने तुम्हें ये बोल के निकले रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं है। क्या नहीं है सर, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दे नहीं रही है, तो गवर्नमेंट में मेरी जॉब लग नहीं रही। अब जिसकी पहले से लग गई उसकी तो भाई वाह वाह। तो भले ही वो तुमसे डाउन ग्रेड का हो या हैंडसम हो या जो भी हो, इट सीन उसकी सरकारी नौकरी है। लड़की के पापा ने बोला बेटा तुम चले जाओ, मैं इधर चलता हूँ मंडप सजाने, तो वो चले गए। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तुमको डिस्प्लेस किसने किया? उस सरकारी नौकरी वाले ने तुमको डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि तुम्हारी थी प्राइवेट जॉब। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर यहाँ पर एक बहुत ही खुशहाल कपल थे हमारे, कौन थे? कॉपर था भाई, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर एक अच्छा खासा एकदम बहुत हैप्पी कपल था। तो कॉपर सल्फेट आपस में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सल्फेट ने देखा आयरन को, बहुत मस्त एकदम डैशिंग सा बंदा जा रहा है, एकदम चकाचक, एकदम ब्लैक कोट, ब्लैक चश्मा, पूरा एकदम ब्लैक ऑरा फार्मिंग करते हुए। मूव ओवर आई एम मोर रिएक्टिव। ये बोला भाई मैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हूँ। सल्फेट तू क्या कर रहा है? तो कर क्या रही है सल्फेट के साथ, सॉरी ये सल्फेट को बोला तो कर क्या रही है कॉपर के साथ? मैं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, मतलब मैं कॉपर से ज्यादा अमीर हूँ भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे। ठीक है, अब इसमें आके कमेंट में नीचे मत डिबेट करना, नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, होता ही है कहीं ना कहीं, इसीलिए एग्जांपल्स दे रहे हो। ठीक है, इसने क्या किया भाई, इसने कॉपर को मारा लात, एक लात इसने दी मस्त, और ये लेके चला गया सल्फेट को, यानी कि तुम्हारे पार्टनर को इसने छीन लिया। जस्ट लाइक तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तो गवर्नमेंट जॉब वाले ने तुम्हारी लगा के वो चला गया, उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर बेचारा फिर से कॉपर क्या हुआ, अकेला रो रहा, बैठ कर उसके अंदर जुनून जागेगा, वो बैठ के फिर यूपीएससी के एग्जाम निकालेगा, क्योंकि हर टूटा दिल आशिक तो वही करता है, वही कहानी हम सुनते आ रहे हैं। खैर ये बेचारा कुछ नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कॉपर को फिर से रिजेक्टेड एंड रिप्लेस्ड हो गया, बेचारा गरीब जो कॉपर है वो हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, किसने इसको रिप्लेस किया? आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। भाई इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक मेटल दूसरे मेटल को, ये डिस्प्लेसमेंट खास तौर से मेटल के बीच में ही होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कौन डिस्प्लेस करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगा। जस्ट लाइक कोई बंदा मोर हैंडसम है, अच्छा खासा दिख रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो वहीं अपने लोअर बंदे को जो थोड़ा कम हैंडसम है, जो थोड़ा कम पैसा कमा रहा है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो वही आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, कॉपर को उसने रिप्लेस किया एंड उसने बना लिया फेरस सल्फेट, FeSO4, न्यू कपल बना। तो ये था आपका एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब आ जाओ, ठीक है, की टेक अवे क्या लेके जाना है इसमें आपको? भाई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है रेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। द न्यू एलिमेंट जो आपका बनता है एंड द एलिमेंट इज सेट्स फ्री, जो पुराना था वो खत्म हो गया। अब देखो रिएक्टिविटी का ट्रेंड देख लेना, ये बहुत जरूरी, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखो सबसे ऊपर आता है पोटाशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, उसके बाद लीड, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, देन आपका यहाँ पर मरकरी, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड उसके बाद आपका है गोल्ड, AU। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखो कॉपर सबसे ऊपर आ रहा है, तो कॉपर सबको रिप्लेस कर सकता है।
उसके नीचे एक एलिमेंट, देखो कॉपर है, कॉपर के नीचे जितना एलिमेंट आ रहा है वो सबको रिप्लेस करने की शक्ति रखता है भाई, वो सबसे अमीर आदमी है। इट्स लाइक अंबानी फॉर दिस एक्टिविटी से, मतलब मेरे पास पैसे की कमी है ही नहीं, तो बोल कितना चाहिए, ऐसे फेंकेगा ऐसे तो फेंक, अरे तो बोल तो सही। उसके बाद सोडियम है, तो सोडियम पोटाशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सोडियम उसके नीचे वाले सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। फिर सोडियम के नीचे कैल्शियम है, तो कैल्शियम अपने नीचे वाले को सबको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन उसके अपने ऊपर वाले को नहीं कर सकेगा। मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम पोटासियम सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके ऊपर है, उनसे बड़े। उसके नीचे जो भी आ जाए, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कुछ भी है, वो उसको कर देगा, एकदम करके खत्म कर देगा। ठीक है, सो हायर ऑन द लिस्ट मोर चांस टू स्टील, जितना ज्यादा उसके पास भाई, जितना जितना ऊपर है ऑर्डर में वो लिस्ट में, उतना ही ज्यादा चांस है कि वो दूसरे की लेके उड़ा के चला जाएगा। बस यही तो होता है। तो ये वो डिस्प्लेसमेंट समझ गए, कॉम्बिनेशन समझे, डिकम्पोजिशन समझे, डिस्प्लेसमेंट समझे। नाउ आएगा यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बोले डबल डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट में एक बंदे ने एक बंदे को रिप्लेस कर दिया और उसकी बंदी लेके वो चला गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होने वाला है समझो। डबल डिस्प्लेसमेंट इज लाइक ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक कपल था NaCl, दूसरा कपल था यहाँ पर AgNO3, मतलब एक सोडियम क्लोराइड और एक हमारे पास था सिल्वर नाइट्राइट। ओके, ये दोनों ही डेट पे गए एक ही जगह पे। अब दोनों आपस में दोस्त यार थे। सोडियम ने बोला भाई मैं अपने लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ओके मैं अपने पार्टनर को लेकर आ रहा हूँ, डेट पे चलते हैं, तो भी अपने पार्टनर को लेकर डेट पे चलता है। जब डेट हुई तो डबल डेट, ये कहता डेट होते होते पता चला NaCl ने ऐसा बोला कि अरे यार मेरा भाई तो बहुत अच्छा मैच हो रहा है सिल्वर के साथ, यानी कि Ag के साथ। अरे भाई तो इसके साथ तो अब बेचारे सोडियम को थोड़ा बुरा लगेगा, लगना चाहिए उसको बुरा, लेकिन उतनी ही देर में सोडियम ने बोला अरे मेरा भाई तो बहुत अच्छे से मैच हो रहा है यहाँ पर नाइट्रेट के साथ। यानी इनका कहने का मतलब ये था, क्लोरीन ये कह रही थी कि भाई मैं तो सोडियम के साथ बेकार ही पड़ी हुई जिंदगी भर, मेरा तो इसके साथ बन ही नहीं रहा है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा मजा तो मुझे सिल्वर के साथ आ रहा है। तो उसने डिसाइड किया मैं चली सिल्वर के साथ। वहीं सोडियम और नाइट्राइट ने भी आपस में डिसाइड किया कि भाई जो नाइट्राइट उसने बोला मेरा भी तो सिल्वर के साथ होना अच्छा नहीं था, लेकिन सोडियम के साथ मुझे जरा बहुत मजा आ रहा है, तो मैं चली सोडियम के साथ। तो यहाँ पर वो डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो कपल थे, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सचेंज रिएक्शन भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज कौन होगा? ऑब्वियसली मेटल ही यहाँ पर एक्सचेंज होने वाले। मेटल मींस बॉयज तो वही एक्सचेंज होने वाले। ठीक है, एक्सचेंज का मामला वही होगा। न्यू पार्टनर यहाँ पे पार्टनर ही स्वाइप हो गया, खत्म। ये ऐसे रियल लाइफ में ये चीजें बहुत रेयर है, मैंने तो बस एज अ फन के लिए एग्जांपल लेके समझा दिया। रियल लाइफ में ये चीजें बहुत कम होती है। पार्टनर स्वैप हो गया भाई, अब नया पार्टनर कौन बना? AgCl और NaNO3, बस ये खुद से अपने आपस जिंदगी में। तो ये हुआ NaCl था, NaCl AgNO3 से मिला, इन दोनों को मिलके लगा कि भाई Cl तो Ag के साथ होना चाहिए, तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड इसने बना दिया। NaNO3 के साथ होना चाहिए, तो उसने भाई सोडियम नाइट्राइट NaNO3 इसने बना दिया। यही होता है। ठीक है, सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल ये होगा। ये एक बेस्ट एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एक्सचेंज रिएक्शन का। इसको लिख के रखो, आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे मैं वो भी बताता चलूंगा। मजा आ रहा है कि लेक्चर में? एक बार वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कर देना यस मजा तो आ रहा है। अभी तक आपको कौन सा एग्जांपल अच्छा लगा है इन सभी 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, जरा बताना कमेंट में। अब आएगा पांचवा, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं हम लोगों ने, मैंने लिख दिया, सब मैंने बता दिया, बट लिखा आप इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, मजा आएगा आपको। अब देखो न्यूट्रल रिएक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए बेटे, मैं बताता हूँ ये क्या है। जस्ट इमेजिन करो एज एक साउथ की मूवी। इमेजिन क्या करना, साउथ की मूवी जनरली जो गैंगस्टर टाइप मूवी होती है वो ऐसा होता है। जो हीरोइन है उस मूवी में वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, उसका लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा का उसको एल भी नहीं पता उस लड़की को, ठीक है, उस हीरोइन को। वहीं उस पिक्चर का जो हीरो हुआ गैंगस्टर है, गैंगस्टर को उसने नाक में दम कर रखा है। इवन ये कह सकते हैं कि उसने सारी की सारी बंदे की यानी कि बहुत सारे लोगों की एल लगा रखी है जिंदगी में। तो एक लड़की लड़ाई झगड़े का एल भी नहीं पता, एकदम सॉफ्ट, एकदम लाइक बेस, एकदम बेस के जैसा वो सॉफ्ट है। बट वहीं लड़का जो एकदम एसिड के जैसा आग बबूला हो रखा है सब जगह, और सबकी जिंदगी को उसने लगा रखे हैं, एकदम सब परेशान उससे। तो जब ये हीरोइन इस हीरो के सामने आती है तो हीरो बेचारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, हीरोइन को देख करके बोलता वाह वाह वाह, मतलब ऐसी कन्या भी होती है क्या। अब नॉर्मली भाई आपको सुनने में तो लग रही है, बट नॉर्मली क्या होता है, यही चीजें मूवी में मैं दिखाई जाती थी, हम देखते हैं ऐसा ही होता है। एकदम आया उसके बाद लड़के के अंदर बदलाव शुरू, मतलब जो लड़का दिन में पहले 100 डब्बे सिगरेट के फूंक देता था, वो डब्बे को हाथ नहीं लगा रहा। अरे भाई साहब, मतलब इसको कहते हैं जादू, ये होता है अजूबा।
ठीक है। ये होता है अजूबा, इसको बोल देते प्यारे प्यार की ऐसी की तैसी, पता नहीं कैसे वो सब मूवी में हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। वो अब हाथ नहीं लग रहा, उसने कसम दे दी लड़की को, भाई मैं अब ये काम छोड़ दूंगा, मैं गैंगस्टर छोड़ो, मैं दूसरे को गैंगस्टर बनने नहीं दूंगा, मैं तो खुद ये काम छोड़ ही रहा हूँ, मैं दूसरे को भी गैंगस्टर बनने दूंगा नहीं, मैं पूरा ये पाप की दुनिया ही साफ कर दूंगा। मतलब जो पहले पाप की दुनिया का बादशाह था, वो अब उस दुनिया को ही खत्म करेगा। बहुत बढ़िया प्लॉट ट्विस्ट आता है मूवी में। तो जस्ट लाइक जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड मींस वो लड़का गैंगस्टर टाइप, बेस मींस वो सॉफ्ट थी लड़की, दोनों मिलेंगे तो जो बेस थी वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो एसिड था हमारा फिर से वो एक नई से एक खुशहाल जिंदगी गुजारेगा वो लड़का उस लड़की के साथ, मतलब एक नया प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा जो उसने पाप की दुनिया को खत्म करने का कसम खा रखा है। तो ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक द फिक्सिंग हिम, मतलब लड़कियों की वैसी भी आदत होती है कि अपने बंदे को सुधारने की, ठीक है। तो इसलिए बोला भी जाता है, मैंने एक बुक में पढ़ा भी था कि लड़कियों को खास तौर से ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो थोड़े से ऐसे टेढ़े, क्यों, क्योंकि उनको पसंद है उसको सुधारना, वो उसको अचीवमेंट फील करती है, तो उसको सुधार के उसको अचीवमेंट फील करना है उसको। तो इट इज लाइक दैट द फिक्सिंग हिम रिएक्शन आप कह सकते हो उसको, मेरी भाषा में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। सो बिफोर क्या होगा, टॉक्सिक कहने आई एम सुपर एंग्री एंड टॉक्सिक, और ये बोल रही भाई मैं आई एम काम एंड स्वीट एंड चिल गर्ल, मतलब मेरे से ज्यादा स्वीट तो कोई है ही नहीं, मतलब तो ढूंढ के दिखा दो, कोई मिल जाए तो मिल ही नहीं सकती, मेरे बात बनाई नहीं, कोई बनी नहीं। तो यहाँ पर रिएक्शन हुआ टॉक्सिसिटी के, दोनों एक दूसरे से मिले, ये क्या किया, वी कैन सी ईच अदर आउट एंड बिकम बेटर टुगेदर। तो यहाँ पर आफ्टर हैप्पी एंड स्टेबल वी आर स्टेबल नॉन टॉक्सिक एंड लिविंग आवर बेस्ट चिल लाइफ। तो ये तो ही बात है, कहानी मैंने बताई आपको। इन रियलिटी ये रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, एक तड़कता भड़कता एसिड आएगा, एक सॉफ्ट सी बेस आएगी, दोनों आपस में मिलेंगे एंड देन बस एसिड की जिंदगी सुधर जाएगी। भाई बेस तो पहले सुधरी भी थी, उसने तो सुधारने का ठेका लिया, वो सुधार रही है एसिड को, ठीक है। ये हुआ तो हैप्पिंग क्या हो, यहाँ पर एसिड यानी कि HCl गिव्स, यहाँ पे क्या होता है H प्लस अपना दे देता है। H प्लस क्या है, एंगर, H प्लस उसका एंगर, किसी भी एसिड का एंगर क्या है उसका H प्लस, वो उसको निकालेगा, वो लड़की उस एसिड से H प्लस को निकाल देगी, जो बेस है वो निकालेगी। फिर बेस क्या करेगी, बेस अपना कामनेस उसको देगा, मतलब बेस अपना कामनेस उस एसिड को देगी। कामनेस क्या है बेस के पास, OH माइनस, अरे वाह सब वाह क्या बात है, बेस के पास क्या कामनेस OH माइनस। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे न्यू स्लाइड लेके तो इसको लिख ही सकते हैं, वो तो हम और भी अच्छे से समझ ही सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। आई होप मजा आ रहा होगा लेक्चर में, मजा आ रहा है मस्त एकदम कमेंट कर देना बढ़िया से, और बताना अभी तक इन पांचों में आपको कौन सा अच्छा लगा। तो एसिड क्या है मेरे पास, एसिड के पास कौन सा एंगर है, एसिड रिलीज करता है हमेशा H प्लस, और यही उसका एंगर है, तो ये एंगर वो बेस इसके अंदर से निकालेगी, और जो बेस होता है उसके पास जो कामनेस है, वो कामनेस क्या है OH माइनस, OH माइनस उसकी कामनेस है। तो ये OH माइनस और H प्लस ये दोनों, ये जो कामनेस है ये इस एंगर को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे भाई, पानी बना देंगे H2O। इसीलिए क्या होता है जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो पानी रिलीज होता है, पानी रिलीज हो जाने का मतलब है कि भाई सिंपल सी बात है, बेस ने एसिड के गुस्से को शांत कर दिया अपनी कामनेस के भावना से, और वो दोनों एक साथ मिल गए। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन हुआ NaOH, ठीक है। NaOH मेरा प्यारा सा प्यारी सी बेस है, ठीक है, एकदम सुंदर सी बेस है, एकदम सुंदर सुंदर। तो NaOH बेस है और HCl मेरा एकदम तड़कता भड़कता एसिड है। यहाँ से Na ने अपना OH यानी कि कामनेस रिलीज किया, वो गया वहां से उसने हाइड्रोजन H प्लस लिया एसिड से, उसके एंगर को दो उसने उसको न्यूट्रलाइज करके भाई एक नया चीज बना दिया पानी। अब पानी किसी की भी आग को बुझा सकता है, वो तो खैर अच्छी चीज बन गई, और ये दोनों मिले Na प्लस NaCl बनाया, सोडियम क्लोराइड ये बन गए। अब ये आराम से एक नई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। और पानी हमेशा इनकी जिंदगी को ठंडक पहुंचाता है, ये पानी कहीं जाएगा नहीं, पानी ठंडक पहुंचाता रहेगा, और ये लोग एक स्टेबल कपल के तौर पर रहेंगे। तो की टेक अवे एकदम सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा, एसिड प्लस बेस में होगा, और इसलिए एसिड प्लस बेस जब मिलते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और एक यहाँ पर वाटर बनता है। ये जो NaCl बना है सॉल्ट बना, क्यों, क्योंकि गुस्सा था लड़का, लड़की बहुत शांत थी, दोनों मिले एक विभिन्न प्रकार का नया प्रकार का एक नमक का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पर एक नया कपल बने वो लोग, जो कि बहुत ही स्पाइसी है, ठीक है। नमक पर थोड़ा स्पाइसी होता है ना, टेस्ट आता है वो रहेगा, क्योंकि दोनों का कैटेगरी अलग था, दोनों मिले मस्त एकदम वो बना दिया उन लोगों ने, और उनकी जिंदगी को ठंडक पहुंचाने के लिए पानी बन चुका है, एक का कामनेस और एक के एंगर को मिला करके, यही है भाई।
तो रिजल्ट क्या होता है, एकदम टॉक्सिटी तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, रिजल्ट आपका स्टेबल एंड हैप्पी लाइफ, एग्जैक्टली लाइक अ फिक्सिंग ही मूवमेंट, मतलब भाई सुधार दिया, एकदम अचीवमेंट वाला फीलिंग है। लड़की बोलेगी भाई मैंने तेरे को सुधार दिया, मतलब अब क्या ही चाहिए क्या तुमको, मैंने तुझे सुधार दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब उसके बाद भले वो फिर किसी और के साथ चली जाए, फिर यहाँ पे अगर यू नो व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए तो वो एक अलग मुद्दा है, वो अलग बात है भाई, वो अलग बात है, हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक रिएक्शन हमारा खत्म हुआ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंड देन हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये भी बहुत ही प्यारी सी चीज है, इसको भी हम उसी रिलेशन वाले फैक्टर से समझेंगे। ये क्या होता है, सिंपल भाषा में बोला जाता है स्टेटमेंट कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमने जितना रिएक्टेंट पहले लिया था वो बाद में प्रोडक्ट में भी वही उतना ही क्वांटिटी होना चाहिए। फॉर्म अलग है, रिएक्टेंट अलग थे, प्रोडक्ट बना, प्रॉपर्टीज नहीं हुई, लेकिन मास नहीं चेंज हो सकता। जो मास पहले था वही मास बाद में होगा। इसलिए देखो ये मैंने एक वेटिंग मशीन बनाया है, तराजू पल्ला, इसमें आपको समझ में आएगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा ये फॉलो होना ही चाहिए। और यहाँ पे बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। देखो बिफोर रिलेशनशिप बॉयज का बैगेज, यानी कि बॉयज के दिमाग में क्या होता है, भाई एंगर इशू है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत एक्सक्यूजेस है, ये काम नहीं करना, पूरा प्रोक्रेस्टिनेशन किया हुआ है, लेट नाइट गेमिंग है, जो तो मतलब रात भर जाग रहा है फालतू का। गर्ल्स के बैगेज में क्या है, मूड स्विंग, उनका मूड स्विंग बड़ा बेकार का मतलब होता ही रहता है। ट्रस्ट इश्यूज है बहुत ज्यादा, जो अभी तो और भी ज्यादा है। शॉपिंग एडिक्शन है जो होता ही लड़कियों को, फिर ड्रामा क्वीन, खैर ये सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ, मतलब रिलेशनशिप में दोनों आए, तो यहाँ पर लड़के का भाई एंगर इशू हो गया, आप कॉम्प्रोमाइज, अब बोला अब मैं कॉम्प्रोमाइज करेगा, करना ही पड़ेगा उसको। गोल अब क्या हो गया, ओवर थिंकिंग नहीं, अब शेयर्ड गोल है उनके पास। ठीक है, अब एक्सक्यूज वगैरह नहीं, अब जोक्स है उसके दिमाग में चल रहा है ताकि उसको हंसाना भी है। नेटफ्लिक्स एंड चिल वाला मूवमेंट यहाँ पर आ जाता है, अब भाई दोनों साथ में मिलकर चिल करेंगे। यहाँ पर इसका मूड स्विंग हो रहा था तो बोला मूड स्विंग नहीं होगा, मैं सपोर्टिव सिस्टम में काम कर रही है अभी ये। देन अब बेटर कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट इश्यू की जगह पर अब भाई कम्युनिकेशन अच्छा हो गया ना, देन अब पीस है इसकी जिंदगी में। अभी ये शॉपिंग एडिक्शन वाला थोड़ा सा मामला, थोड़ा मतलब होता नहीं खत्म, थोड़ा सा होता है, वीकेंड डेट्स वगैरह चल रहे। तो टोटल बैगेज का वजन पहले भी कितना था, 50 केजी था, अभी भी 50 केजी। बट सिर्फ यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन में कंडीशंस बदल चुकी है। जब सिंगल था, रिएक्टेंट जब था, तो दोनों का मिल करके अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज था, मतलब एज अ रिलेशनशिप दोनों के अपने अपने कुछ कंडीशंस थे, इक्वल अपना कुछ एथिक्स था लाइफ जीने का। बट जब रिएक्शन हुआ, नया प्रोडक्ट बना, तो अभी भी वेट उतना ही है, बस चीजें बदल चुकी है। यहाँ पर अब तरीका बदल चुका है जिंदगी जीने का, बट वेट अभी वही है। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में बदल नहीं सकता। जितना आपने रिएक्शन में लिया था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना ही मिलेगा, बस सिंपल सी बात है ये। इसीलिए ये सब चीजों जब हो जाती है तो इसके लिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन द अल्टीमेट चीट शीट हमारा यही है। सबसे पहले कैसे आप करोगे बैलेंस, राइट द स्केलेटन, जो भी आपको मिला भाई पहले उसको लिखो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम कर रहे हैं बैलेंस, ये देखो तो आयरन मेरे पास है प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन मिला और उसने बनाया Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड उसने बना लिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, इसने बनाया स्टेप 1 में स्केलेटन में लिखा है, स्केलेटन यही है जो हमने पहले आपको लिख के बता दिया। स्टेप 2 में आपको जाना है काउंट ईच आइटम, हर एक आइटम को काउंट करना आपको। देखो लेफ्ट साइड में भी काउंट करो, राइट साइड में भी काउंट करो। लेफ्ट साइड में आयरन 1 पीस है, राइट साइड में आयरन 2 पीस है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 पीस है, राइट साइड में ऑक्सीजन 3 पीस है। अब क्या करना है, बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम। पहले एट अ टाइम एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, दूसरे को भूल जाएंगे। तो स्टार्ट विद मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, नॉट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उससे स्टार्ट करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में करना है। ये एकदम तरीका बताया गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस हम एकदम लास्ट पे करेंगे। चेंज कोएफिशिएंट नेवर सबस्क्रिप्ट, ठीक है, कोएफिशिएंट को चेंज करना है, सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है। बैलेंस मेटल करना है, देन नॉन मेटल। तो पहले मेटल को हम बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो लास्ट में होगा। उसके बाद अपने वर्क को चेक करो, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। चलो इस चीज को मैं एक अलग से यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये बैलेंस करने के तरीका। तो यहाँ पर क्या, एक नया स्लाइड पहले मैं ले लेता हूँ, ऐड करेंगे। देन यहाँ पे एक दूसरा कलर मैं चूज कर लेता हूँ, पीला पीला, येलो येलो। देखो पहले क्या बोला भाई, पहले स्केलेटन लिखो। मेरा आयरन जो था, एक पीस आयरन ने 2 पीस ऑक्सीजन आइटम के साथ रिएक्शन किया और उसने बनाया 2 पीस आयरन और 3 पीस ऑक्सीजन, मतलब फेरिक ऑक्साइड, ये बना लिया। तो ये मेरा स्केलेटन हुआ, ये था मेरा स्टेप नंबर 1। ये क्या था, स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब स्टेप नंबर 2।
स्केलेटन हो गया। अब देखो काउंट कर लिया हमने, एक इधर एक पीस आयरन है, लेकिन इधर 2 पीस आयरन है, इस साइड में 2 पीस ऑक्सीजन, इस साइड में 3 पीस ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है, एक टाइम में अब एक चीज हमने काउंट कर लिया, काउंट करके हम यहाँ पे लिख देंगे, उतना खैर करना नहीं, तो बता रहा हूँ आपको। स्टेप 3 में क्या करना है, अब एक्चुअल हमें प्रोवाइड करना है। तो पहले हम किसको करेंगे, मेटल को। पहले मेटल करते हैं फिर नॉन मेटल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नंबर लास्ट बात है। तो आयरन यहाँ पर मैं फिर से वही रिएक्शन लिखूंगा भाई, बोलूंगा ठीक है। इस साइड में क्या था, 2 पीस ऑक्सीजन था, 3 पीस, यहाँ पे 2 पीस है राइट साइड में, यहाँ एक है, तो इसके बगल में मैं 2 दूंगा। और यही बोला जा रहा है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट जैसे यहाँ अगर 2 लिखा है, ये जैसे इसको छेड़छाड़ नहीं करना, आप उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे, आप सिर्फ ऐसे लगा सकते हो, बगल में नंबर लगा सकते हो, नीचे जो उसको छेड़छाड़ नहीं करना। ये हो गया, चलो ठीक है। अब आपको दिख रहा है भाई आयरन तो मैंने बैलेंस कर दिया, बट अब ऑक्सीजन का क्या, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, इसको देखो बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसके सब स्क्रिप्ट में कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसको 2 दे दो, यहाँ पर 3 है, इसको यहाँ पर आप 3 दे दो। बट यहाँ पे क्या होगा, इसको करने से फिर यहाँ 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिलेगा कि भाई आयरन तो 4 हो गया। तो फाइनल क्या होगा आपका प्रोडक्ट। वैसे देखो रिकमेंडेड ये होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करो, बट फॉर यू, मतलब सिर्फ आपके क्लास 10 के सिलेबस के लिए मैं बोलूंगा, जब भी आप बैलेंस करो तो पहले ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना। बाकी जैसे सिंपल रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीजन है और एक ही मेटल है, देन पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे 2, अभी यहाँ पे होगा नहीं ना, राइट साइड में 4 आयरन हो गया, तो ओवरऑल फाइनल क्या होगा, यहाँ पे मुझे 4 देना होगा, 4 आयरन होगा, प्लस मैं यहाँ पर 3O2 लिख रहा हूँ, मतलब 3 दूना 6, 6 पीस ऑक्सीजन आइटम हुआ। देन यहाँ 2Fe2, तो 4 आयरन आइटम हो गया, और O3 2 दिया 6, मतलब 6 ऑक्सीजन आइटम हो गई। यही आपको फाइनली चेक करना है। तो यही हमारा सिंपल सा तरीका है भाई चेक करने का, कि किस तरीके से आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। तो आई होप आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आया है तो एक बार नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना, यस बैलेंसिंग क्लियर हो गई है। और नोट करने के लिए अगर इसको नोट करना है नोट कर लो, मैं पीछे के स्लाइड पे दिखा देता हूँ, उसमें भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, उसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। चलो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। चलो हो गया ना, ओके आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मास डिफेक्ट का भी होता है, लेकिन मास डिफेक्ट हम ना इन डिटेल में हम स्टडी कहाँ करते हैं पता है, तो ये हम करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। बट थोड़ा सा यहाँ पे है टॉपिक, तो पढ़ लेते हैं, कोई ऐसा कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या बोल रहे थे, इवन दो मास इज कंजर्व, मास तो कंजर्व है इन हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन लाइक कंबशन, जब चीजें जल रही होती है तो उसमें कंबशन मतलब जलने वाला रिएक्शन, ठीक है। और इनसाइड आइटम निकले, फिर आइटम के न्यूक्लियस के अंदर, तो आइटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वहां पे जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में टूटते हैं तो कुछ एक रेडिएशन निकलता है, जो हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में। ये मास डिफेक्ट का कंसेप्ट वहां पर ही क्लियर समझ में आता है, ठीक है। तो एक टाइनी अमाउंट ऑफ मास जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है, ये होता है। तो यहाँ पर होता है क्या, हमने क्या किया, यहाँ पे मास डिफेक्ट है, एक्सट्रीमली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल मास एंड द एक्चुअल प्रैक्टिकल मास। तो थियोरेटिकल मास और एक्चुअल प्रैक्टिकल मास के बीच में जो यहाँ पर डिफरेंस आता है उसको ही मास डिफेक्ट हम यहाँ पर कहते हैं। मान लो कि मैंने एक रिएक्शन कराया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, और मुझे क्या मिला, यहाँ पर H2O मिला, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने जब यहाँ पर देखा तो वो 18 ग्राम है, ठीक है, 18 ग्राम है। लेकिन ये ठीक है होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो इंडिविजुअली। लेकिन जब H2O हमने देखा, हमने बोला भाई पूरा 18 ग्राम नहीं आ रहा है, पॉइंट में कुछ तो कम है। वैसे इस वाले रिएक्शन में होता नहीं, बहुत दूसरा रिएक्शन होता है, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। हमने देखा भाई कुछ तो कम है, तो वो जो कुछ मान लो पॉइंट में पॉइंट समथिंग 0.25 ग्राम गायब है, वो कहाँ गया, वो क्या हुआ, गायब हो गया। लेकिन ऐसे कंबशन रिएक्शन होता है, तो कंबशन का ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कंबशन का एग्जांपल वो CaCO3 वाला ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जगह यहीं पे लिखते हैं। CaC3 वाला को हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कंबशन होता है, जब जलता है, चीजों को हम लोग जलाते हैं। जो जलाने वाला काम कहाँ किया था हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, उसका एग्जांपल लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड जब होता है मेरे पास, मैं इसको हीट करता हूँ, ये टूटता है, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका 100 ग्राम आता है, तो इन दोनों को जोड़ के भी 100 ग्राम होना चाहिए, बट समहाउ पॉइंट में कुछ तो यहाँ पे ग्राम कम है।
तो जो कम है वो गया कहाँ, वो एक्सट्रीम जलने की वजह से कुछ थोड़ा सा हवा में वो जो मास है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बट वो मास एनर्जी में थोड़ा कन्वर्ट हो गया। तो हमने थ्योरेटिकली यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया कि 100 ग्राम आना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली देखा रिएक्शन में कि भाई 100 ग्राम तो नहीं आ रहा है, 100 से थोड़ा सा कम है। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है उसको ही हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से, मास डिफेक्ट, और वही हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा कहलाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो ये जो मास डिफेक्ट क्या हुआ, जो मास हमारा घटा हुआ गया कहाँ, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन। अब उन्होंने ये बताया कि कितना मास कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, जस्ट मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो 100 ग्राम में से 1 ग्राम मास खत्म हो गया, 90 ग्राम ही मुझे मिल रहा है, 99 ग्राम मुझे मिल रहा है, तो वो 1 ग्राम एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये 1 ग्राम मास कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, इसके लिए ही आइंस्टीन ने अपना यहाँ पर इक्वेशन दिया था, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे डेल्टा इसलिए लिखा है, डेल्टा का मतलब हो गया आपका चेंज इन मास, कितना चेंज हो चुका है, या मास डिफेक्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बोल क्या सकते हैं ना, मास डिफेक्ट है। सी क्या है, लाइट एनर्जी, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट मतलब। तो ई यहाँ पर क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस, जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है आपका, या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं, ई को। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कब यूज करेंगे इसको हम, जब हम एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तब हम ई की जगह पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को लेंगे। क्लियर है, ओके वेरी गुड, एकदम बहुत क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट है अभी कभी कमेंट में लिखो, मैं अभी डाउट सॉल्व करूंगा, क्यों टेंशन लेते हो, मेरे पास फ्यूचर देखने की भी शक्ति है, बस तुम लोगों कमेंट में देख लूंगा। देन डेल्टा एम मास डिफेक्ट हम यहाँ पुट करेंगे, भाई कितना मास डिफेक्ट हो, 1 ग्राम, वो पुट करेंगे। और सी की वैल्यू तो मुझे पता ही है, अब मुझे ये निकालना है, मैंने मास की जगह पे 1 ग्राम रखा कि भाई चेंज कितना है, मास डिफेक्ट कितना है मेरे पास, 1 ग्राम का मास डिफेक्ट हो, मैंने डेल्टा एम की जगह 1 ग्राम रख दिया, खत्म मामला खत्म। सी क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब मैं कैलकुलेट कर लूंगा, 1 इंटू 3 इंटू 10⁸, आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 10⁸ ग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब इतनी 1 ग्राम में इतना आपको एनर्जी वहां से मिलने वाला है। वो तो एनर्जी फिर बाद में जूल में कन्वर्ट भी होता है। ये जो इक्वेशन है इसके बहुत डीप मीनिंग्स है, मैं बस आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ कि इस सेंस में यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में हम जाएंगे इस इक्वेशन में कब, जब हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे तब। क्लियर है, एक बार नोट कर लो, नोट डाउन करना, जो भी चीजें यहाँ पर आए हो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मैंने आपको समझा दिए भाई, उसके बाद ये पूरा मैंने आपको इक्वेशन समझा दिया, आइंस्टीन वाला दिन चलते हैं। और आई थिंक 10-15 मिनट लगेगा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने में। कुछ हमें चीजें जाननी है, अभी यहाँ पर मास डिफेक्ट मैंने पढ़ा दिया आपको ना, वेपर डेंसिटी वाली चीजें जाननी है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें आपको एकदम फील आ जाएगा रोमांस वाला। हाँ ठीक है, तुम मत निकल जाना उधर, हाँ हाँ तुम्हें यहीं रहना, समझ गया ना। हाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ बहुत ज्यादा, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो अरे तुम बहुत समझदार स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी मतलब इशारों इशारों में ही समझ जाते हो। और तुम लोगों से तो मैं इतना शॉर्ट फॉर्म सीख रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ भाई साहब। है इसके बाद क्या है हमारे पास एक टॉपिक है मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम का। सिर्फ दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आपको आना चाहिए। पहला मोलर मास, तो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास को हम लोग मोलर मास कहते हैं, सिंपल एज दैट। व्हाट इज 1 मोल, 1 मोल ये नंबर होता है बेटा, और कुछ नहीं होता। 1 मोल इज अ नंबर, मोल एक नंबर ही है। 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एक नंबर बोलते हैं, इसी नंबर को बोलते हैं मोल। अगर मैं बोल रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻3 आइटम, इसका मतलब हो गया 1 मोल आइटम। अगर मैं बोल रहा हूँ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल हो गया वो। तो इस तरीके से मेरे पास अगर पूरा 1 मोल आइटम मेरे पास है, सब्सटेंस बोलने का मतलब है कि वो आइटम भी हो सकता है और वो आपका ये भी हो सकता है, आइटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। सब्सटेंस यहाँ पे बहुत सारी चीजों को डिनोट करता है। सब्सटेंस जो वर्ड है बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर सा वर्ड है, सबस्टांस। ये बहुत चीज को डिनोट करता है, ये आइटम को भी बताता है। सब्सटेंस का मतलब आइटम भी हो सकता है, सब्सटेंस का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब एलिमेंट भी हो सकता है आपका, ये एलिमेंट भी हो सकता है। और भी मीनिंग्स है इसके, आयंस भी हो सकता है। ठीक है, कि आयंस कितने पीस हैं, आइटम हो, मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो। अगर मैं लिख रहा हूँ 1 मोल आइटम, 1 मोल आइटम का मतलब वही होगा, देखो मैं लिखा 1 मोल आइटम, मेरा मोल थोड़ा बड़ा हो गया बेचारा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ 1 मोल आयोन्स। ठीक है, अब मान लो मैं लिख देता हूँ भाई 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो इन सब का मतलब सेम है, इन सब का मतलब है कि इनकी क्वांटिटी क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके चलो आगे देखते हैं। तो ये उतार लो इसको।
अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम भी बहुत सिंपल है भाई, जैसे कि मोलर मास यानी कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस का मास निकालो, एक मोल आइटम का मास मोलर मास कहलाएगा, एक मोल मॉलिक्यूल का मास मोलर मास कहलाएगा, एक मोल आयंस का मास मोलर मास कहलाएगा। सिमिलरली एक मोल आइटम का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, एक मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, एक मोल आयंस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। कुछ भी आप मोल के आगे लगा दो वो वही है, ठीक है, समझ गए, यही चीज है। बट यहाँ पे एक और कंडीशन होती है, मोलर वॉल्यूम जब निकालते हैं वो एसटीपी पे निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए तो टेम्परेचर का दिक्कत होता है, टेम्परेचर प्रेशर पे भी वॉल्यूम डिपेंड करती है, तो हम स्टैंडर्ड बना देते हैं इसको एसटीपी से। तो भाई एसटीपी पे निकालो जरा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब स्टैंडर्ड में कितना होता है टेम्परेचर आपका, कितना होता है बोलो, कितना होता है? 0 डिग्री नहीं होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। हमारा जो टेम्परेचर होता है रूम डिग्री का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कैल्विन में 298 कैल्विन कर लेना। अब प्रेशर 1 atm होता है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर गैस है मेरा 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। अगर आपको सवाल में बोल दे कि मेरे पास ऑक्सीजन गैस है 1 मोल एसटीपी पर, तब समझ जाना उस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, क्योंकि ये हमने प्री कैलकुलेट करके रखा है, ये बदल ही नहीं सकता है ताकयामत। पता नहीं मतलब बदलना चाहे तो वो बदल जाए, इतना नहीं बोल सकते ताकि हम, ठीक है, मतलब अभी तो नहीं बदला है फिलहाल के लिए, ठीक है, वो कैलकुलेशन स्टैंडर्ड है, बदलेगा नहीं। आपको बोल देगा भाई मेरे पास एसटीपी पे 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम क्या है, बस आंख बंद करके बोला, अरे ये भी सवाल है कोई पूछने का, 22.4 लीटर। कोई 2 बजे रात में ऐसे उठा के बोले सुन ना, मेरा पास ना 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो फिर उसको बोला जा ना 22.4 लीटर होता है, काहे मुंह आ रहा, जा इतना आसान सवाल पूछ रहा है, नींद खराब कर दिया। ऐसा याद होना चाहिए एकदम कि नींद में उठा कर ये बोल दो, समझ गए, ये चीज है। तो मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ आइटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसमें, ये ग्राम में होता है। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है। बोथ ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट केमिस्ट्री, आपको समझना ये, नहीं समझोगे तो फिर होगा ही नहीं। आगे चले, चले आगे, चलो चलो चले चले, वेपर डेंसिटी एंड रिलेटिव वेपर डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, बस बात खत्म। आ जाओ, चले आ जाओ आगे, देखो वेपर डेंसिटी एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी। देखो ये क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब सिंगल बंदे की औकात क्या है, मतलब इंडिविजुअली तुम्हारा क्या औकात है। औकात इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स है, तो इंडिविजुअली तुम्हारा क्या आईक्यू लेवल है, तुम इंडिविजुअली कितना आईक्यू लेवल पे, वो हो गया एब्सोल्यूट डेंसिटी, खत्म। बता रहा हूं मैं, गैस की भाषा में बता दूंगा, बस इतना समझ लो, एब्सोल्यूट डेंसिटी वो हो गया। बट वही अगर मैं तुम्हारे आईक्यू लेवल को, तुम्हारे इंटेलिजेंस को कंपेयर करने लगूं किसी से, तो वो क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा है, तो वो एज ए लाइक आप बोल सकते हो उसको रिलेटिव वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी तो हम वैसे भी किसी का निकाल नहीं सकते हैं। जब भी आप टर्म सुनो वेपर डेंसिटी, इसका मतलब समझ जाना यहाँ बात हो रही है रिलेटिव वेपर डेंसिटी की, ठीक है। एब्सोल्यूट वेपर डेंसिटी तो निकालना ऐसे पॉसिबल भी नहीं। एब्सोल्यूट डेंसिटी यहाँ पर क्या है, द मास ऑफ एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी एक्सप्रेस इन ग्राम। मतलब एसटीपी पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm, इस कंडीशन पे 1 लीटर ऑफ गैस ले लो, कोई भी गैस ले लो, उस 1 लीटर गैस का जो मास होगा, जो वजन होगा, वो कहलाएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, यानी कि उसका इंडिविजुअल पहचान, वो इंडिविजुअली कितना है भाई। 1 लीटर गैस लिया हमने एसटीपी पे, कुछ तो यहाँ पे समा हुआ है। एग्जाम्पल, यहाँ पर हाइड्रोजन हमने स्टैंडर्ड बना रखा है, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस हमने लिया और उसको हमने वजन किया, तो उसका जो आता है वो आता है आपका 0.089 ग्राम पर लीटर। कितना आता है, 0.089 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर में उसका 1 लीटर गैस का, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो 0.089 ग्राम है, ठीक है। ये मास पे ही आपका रिफर करता है, और यहाँ पर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 atm होता है। अब इसको हमने माना स्टैंडर्ड। अब हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ही बाकी सब गैसों का निकालना शुरू किया। हमने बोला भाई मेरे को हाइड्रोजन गैस का पता है कि इसका 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, इसलिए मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा गैस लेके आऊंगा, मैं 1 लीटर कोई और गैस लूंगा। मान लो जस्ट सपोज एक्स यहाँ लिखा मैंने, जिस सपोज ये जो बीकर है इसमें मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। कौन सा गैस है बेटा, ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है। वो मैंने 1 लीटर लिया है एसटीपी पे, मतलब 1 लीटर मैंने ऑक्सीजन गैस ले लिया, टेम्परेचर 25 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है। अब मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहा हूँ, बस कंपैरिजन हो रहा है। मैंने तराजू पल्ले में रख रखा है, वेटिंग मशीन में देख रहा हूँ ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। ठीक है, 0.089 की को मैंने 0.089 को 1 यूनिट मान लिया, उसके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर कर रहा हूँ। खैर इतने डिटेल में जाना नहीं है, हमें बस यही समझना है कि इससे क्या आता है, रेशियो आता है। हमें जिसका वेपर डेंसिटी हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, जिसका निकालना है, मैं उसको ऊपर लिखूंगा, और जिस कंपेरिजन किससे कर रहे हैं,
हाइड्रोजन से, तो वो नीचे रहेगा। तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द मास ऑफ द एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यही चीज होती है रेशियो ऑफ द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। कोई भी गैस का एक सर्टेन वॉल्यूम हम ले लेंगे आपका, टू द मास ऑफ द एग्जैक्ट सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर आपने 1 लीटर ऑक्सीजन गैस लिया है तो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस भी होना चाहिए। मान लो मैं चाहता हूं कि 2 लीटर ऑक्सीजन गैस का मुझे वेपर डेंसिटी पता करना है, तो मैं 2 लीटर हाइड्रोजन गैस लूंगा। आई होप आई एम क्लियर। अगर मैं 10 लीटर ऑक्सीजन गैस ले रहा हूं, मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन गैस का यहाँ पे वेपर डेंसिटी पता करना है, तो मैं 10 लीटर हाइड्रोजन गैस लूंगा। टेम्परेचर प्रेशर दोनों के लिए सेम होगा, देन मैं इसको वजन करने के लिए चढ़ा दूंगा। इस केस में जो भी वेपर डेंसिटी आएगी ऑक्सीजन की, वो आएगी रिलेटिव वेपर डेंसिटी विद कंपेयर टू ऑक्सीज हाइड्रोजन। इसीलिए क्या होता है, वेपर डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि भाई दोनों तो ऊपर भी हमने वॉल्यूम ले रखा है, नीचे वॉल्यूम में कट जाएगा, दोनों के दोनों खत्म बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद है। डिफिनेशन मैंने लिखा है, यही एग्जैक्ट डिफिनेशन आप एग्जाम में लिखोगे इसके लिए। इट इज अ यूनिटलेस रेशियो, नो यूनिट। ठीक है, ये क्या आता है इसका यूनिटलेस, क्यों भाई यूनिटलेस रेशियो आपका ये एक रेशियो है। इट इज अ रेशियो, लिख लो, इट इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, हेंस इट इज यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिमेंबर आपको करना है, सेम वॉल्यूम होना चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। सब चीज सेम होगा तभी तो कंपेयर करेंगे ना। किसी एक को ज्यादा एडवांटेज देके हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब मान लो मैं 2 स्टूडेंट के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ एक क्लास में, एक को मैंने इजी क्वेश्चन दिया, एक को मैंने हार्ड क्वेश्चन दिया, तो नाइंसाफी है। फिर ये कंपेरिजन कहाँ से हो जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए सब चीज सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने एक रिलेशन निकाल रखा है मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में। हालांकि इसके बीच का ये ना क्या होता है, मोलर मास और वेपर डेंसिटी का ना आपका ये भी होता है, क्या बोलता हूँ मैं उसको, एक डेरिवेशन होता है इस रिलेशन का। डेरिवेशन तो अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि वन शॉट वीडियो है, कभी देख लेना, मैंने डेरिवेशन कराया है पिछले लेक्चर्स में, कहीं तो कराया ही है। मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यानी कि ये क्या था, मोलर मास वेपर डेंसिटी का डबल होता है, ये आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट रिलेशन, ये रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू डी इंटू 0.089। क्यों, क्योंकि 0.089 किसका है, वो हाइड्रोजन का है। सिर्फ किसी भी गैस का आप डेंसिटी उसमें पुट कर दो, पता चल ही जाएगा। सिंपल है भाई। एब्सोल्यूट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन तो बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट, क्या गया ये मेरा, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, किसी का भी एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर मुझे पता करना है, वेपर तो रिलेटिव तो हम निकाल लेंगे, कितना टाइम्स ज्यादा है कितना टाइम्स बड़ा है। सो एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर मुझे किसी गैस का निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी उसकी डेंसिटी आ रही है वो हम देखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.089 ग्राम पर लीटर से। इस पे कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा, बस ये रिलेशन अब याद रखना बच्चे, क्योंकि ये रिलेशन आपसे एग्जाम में एक आध नंबर में पूछ लेगी तो फिर क्या होगा आपका, बोलो खत्म। इतना ही था इसमें, थ्योरेटिकली इतना ही था। बाकी आप बोलोगे सर मास बाय मास होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, वो सब चीजें आती हैं, वो एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, हाँ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला वही बता देता हूँ, देन हम आगे चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये फॉर्मूला शीट है, ये फॉर्मूला शीट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये आप एक बार देख लो, मजे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे हम। ओके चलो, न्यूमेरिकल बनाने से पहले कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो हम सभी यूज कर सकते हैं। देखो, एक तो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो गिवन मास जो सवाल में आपको मास दिया रहेगा वो ऊपर रखना, मोलर मास आपको निकालना होगा, डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूल की आइटम है, दोनों का आप डिवाइड करोगे आ जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलने से मेरा मतलब है ये पार्टिकल्स इसको सब्सटेंस कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का मतलब आप समझ चुके हो, आइटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस हो सकता है, कितना पीस आइटम वो गिवन है उसको आप डिवाइड कर दो अवोगाड्रो नंबर से। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर को सिंबल क्या है Na, और ये क्या इसकी वैल्यू इस साइड में देखो लिख देता हूँ। Na मतलब अवोगाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू वही होती है भैया, जहां जो आप समझ रहे हो, यानी कि जो मोल की क्वांटिटी है 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23, यही होता है अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू। इससे डिवाइड कर दो, बात खत्म। अब मान लो ये जो मैं अगला फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये सिर्फ गैस के लिए। अगर गैस के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो ये लिखना गिवन वॉल्यूम
आपको वॉल्यूम दिया हुआ किसी गैस का और उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4 लीटर, बस आपको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ उसको डिवाइड करो 22.4 लीटर से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, सिंपल से। ठीक है, यही चीजें आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है, बट 3 टाइप के तो फेमस है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, वो बोलता है वेट बाय वेट होगा। इसमें क्या होगा, आपको वेट गिवन होगा और वेट ही निकालना होगा, बस इसका सिंपल मतलब वेट गिवन है, वेट निकालना है। दूसरा क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम, इसमें वेट गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। फ्रीक्वेंटली कौन आता है, ये दो बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम वाला उतना नहीं आता। और इन्हीं सब चक्कर में नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला मैंने साइड में लिख रखा है। सो होप यहाँ तक सब क्लियर है आपको, इसमें कोई भी डाउट तकलीफ नहीं होगी। ऑलरेडी देखो 50 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब इतना डिटेल में तो पता नहीं, शायद मैंने अपने बैच में ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऐसा बात नहीं पढ़ा है, वहां पे इससे मजेदार तरीके से पढ़ा रखा है। अगर आपको हमारा प्रवास 2.0 बैच ज्वाइन करना है तो उस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत मस्त पढ़ाई चल रही है, वहां पे लाइव क्लासेस भी होते हैं, डाउट सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है। और साथ ही साथ यार जो नोट्स में वहां प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत दमदार। आप जाओ एक बार ना एटलीस्ट बैच ओपन करो, नोट्स मैंने कुछ चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ नोट्स फ्री में अवेलेबल किए हुए, बैच में जाके देखो किस क्वालिटी के नोट्स वहां पे अवेलेबल है। अब देखो आपको खुद लगेगा यस इट इज वर्थ इट। अब अगर आप परचेस कर सकते हो, अगर एक सिस्टम वे में आपको पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में, यू कैन डू इट। चलो इतना हो गया, वेरी गुड। ओके, यहाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लो एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो मैं भी ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ओके सो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे के लिए। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, एसिड और बेस जब मिलता है तब। कैसे होगा भाई, एसिड अपने H प्लस लूज करेगा, बेस अपने OH माइनस देगा, एंगल प्लस कामनेस, है ना, याद है एकदम। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखो। तो ये तो आपको पता नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, नहीं पता होगा। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि H2SO4 प्लस NaOH का, आई होप ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है या खराब लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक ही है। नहीं तो ले, मुझे थिकनेस ज्यादा ही लग रही है, इसका थिकनेस हम कम ही कर लेते हैं ना, कम ही कर लेते हैं। H2SO4 प्लस NaOH, देखता हूँ, ठीक है, नहीं तो ठीक है। देखो ये होता क्या है, जब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, आपको एक चीज तो पता है, ये क्या होगा भाई, पानी बाहर निकलेगा। मतलब तो पहले तो हम पानी बाहर निकाल देते हैं, H2O तो हम निकाल देंगे क्योंकि एसिड प्लस बेस है, तो पानी हम निकालेंगे। पानी निकला इट मीन्स यहाँ से OH माइनस चला गया और यहाँ से एक H गया होगा, तो मेरे पास यहाँ से क्या बचा, सोडियम बचा। बेस के पास से क्या बचा, सिर्फ सोडियम, तो मैं उसको लिखूंगा, सोडियम लिखूंगा। और यहाँ पर कौन है, सल्फेट है। तो जाहिर सी बात है, देखो इस ऐसा इस SO4 के पास 2 H है, दोनों ही H निकाल देगा वो, वैसे उसको पूरा ही ठंडा होना, वो लड़की पूरी काम कर देगी। तो मेरे भाई ठंड पर तो तेरा गुस्सा गया भूया खेत में। तो यहाँ पर सोडियम भी 2 पीस आएगा क्योंकि उसको 2 पीस हाइड्रोजन को बाहर निकालना था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा HO4 ये प्लस। बस ऐसे आपको देखना है, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन देखोगे, ऐसे आप कर सकते हो। अब इसको आपको बैलेंस करना होगा बेटा, तो आ जाओ बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल सा ही तरीका है बैलेंस करने के लिए। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे बोला गया कि बाद में कर लेना, तो पहले आ जाओ सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम बाद में करेंगे। सोडियम देखो राइट साइड में 2 पीस है, लेफ्ट साइड में 1 ही पीस है, तो यहाँ पर मैं 2 दूंगा इसको, ठीक है। तो ये तो 2 हो गया, चलो इस साइड में 2 पीस सोडियम हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करो, ठीक है, पहले ऑक्सीजन काउंट करो। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 पीस है और यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 2, टोटल 6 पीस हो गया।
यहाँ पर कितना है 4 पीस है बट यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 दूंगा, तो देख लो हो गया बैलेंस, यहाँ 4 था 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर 2 पीस हाइड्रोजन, ये 2 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, यहाँ पर देखो 2 into 2 4 पीस हाइड्रोजन हो गया, बात खत्म। तो ओवरऑल मेरे पास फाइनल जो रिएक्शन मिलेगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में बताया, अदरवाइज आप जब करोगे प्रैक्टिस आपको तुरंत हो जाएगा। 2NaOH gives Na2SO4, आप इसका नाम लिखना चाहो नाम लिख सकते हो, सोडियम सल्फेट बनता है ये, ठीक है। अब ये देखो ये जो रिएक्शन हुआ ये 100% कंप्लीट है, मतलब यहाँ पर अभी इस केस में जो मेरा एसिड था वो 100% न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो हम पहले इस रिएक्शन से ये समझेंगे, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो पहले यही देखना इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि 100% एसिड मेरा न्यूट्रलाइज हो चुका है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस से। तो इस पूरे 100% न्यूट्रलाइज होने के लिए इसको कितना जरूरत पड़ा था, फिर हम निकाल लेंगे कि 4 ग्राम के लिए कितना होगा। अब मोलर मास निकालेंगे हम सबका, ठीक है। मोलर मास निकालने के लिए क्या करना होगा आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी होगी, लिख के आप निकालना, मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ, बाकी फिर तो मैं शॉर्टकट ले लूंगा। मोलर मास ऑफ H2SO4, तो यहाँ कैसे करोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 into 2 क्योंकि वो 2 पीस है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, एक ही पीस है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 into 4 क्योंकि वो 4 पीस है। तो इन पूरा को आप आराम से जोड़ना मल्टीप्लाई करना, ये आपका 98 ग्राम आएगा, ठीक है। सोचो कि 48 होगा, 48 फिर यहाँ 2 50 4 6 ऐसा कैसे हो रहा है, गलत लिख दिया क्या मैंने। 16 into 4 कितना हो गया 48, देन 32 एंड देन आपका 4 2 10 0 4 3 7 और एक 8, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा सल्फर का, एक सेकेंड, हाँ सल्फर का 16 ही होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा टू, अच्छा ये तो 2 into 2 होगा ना, 2 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे और तो टोटल तो 90, 16 चौके, हाँ ठीक है 98 ग्राम तो आ रहा है, मेरा ही कैलकुलेशन खराब कर लो, 98 ग्राम आ रहा है, ठीक है। मैं कभी कभी कैलकुलेशन भुला जाता हूँ, होता है ऐसा, हमेशा नहीं, कभी कभी, हाँ कभी कभी होता है। देखो दूसरा क्या निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि हमें दोनों का ही जरूरत है, तो इसका निकाल लो। अब आप ये बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना, देखो यूजुअली सवाल में गिवन होता है, नहीं है गिवन लिख लो भाई, सोडियम को होता है 23, ठीक है, कितना होता है 23। अब सोडियम कितने पीस है, 2 पीस है ना, ये पूरा ही लिखो, 2 into होगा यहाँ पर, तो 2 बाहर में आएगा, अंदर में सोडियम का 23 लिखेंगे हम, एक पीस ऑक्सीजन उसका 16 लिखेंगे, एक पीस हाइड्रोजन उसका 1 लिखेंगे। इसका आप कैलकुलेशन करना, जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको 80 ग्राम मिलेगा, कैलकुलेशन कर लेना 80 ग्राम मिलेगा। तो ये हमने कहां से निकाला, ये पूरा फुल प्रूफ हमारा जो रिएक्शन था उससे हमने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमें पता चला कि ठीक है भाई, मुझे 98 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो 80 ग्राम यहाँ पर नीड पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे टू न्यूट्रलाइज 98 ग्राम H2SO4, 80 ग्राम NaOH इज नीडेड, ठीक है, 80 ग्राम NaOH इज नीडेड। तो ये हो गया, अब यहां से यूनिटरी मेथड आता है। देयरफॉर आप सीधा लिखना, पूरा सेंटेंस में जाएगा, देयरफॉर टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम H2SO4 कितना हम लोग को लगेगा भाई 80/98, यही होगा, कितना ग्राम हमें NaOH की जरूरत पड़ेगी अगर हम 1 ग्राम करेंगे। अब सवाल में क्या बोला 4 ग्राम के लिए, तो आ जाओ ये कैलकुलेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देना, बस मैं यहीं पे साइड में कर देता हूँ। देयरफॉर 4 ग्राम H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हो जाएगा, शॉर्टकट यहीं पे करते हैं हम लोग, 80/98 into 4, सिंपल। अब इसको आप कर लो, जो भी होगा ये इतना NaOH आ जाएगा आपके पास। तो ये मल्टीप्लाई करना, 4 नीचे है, 4 दूना 8, 28, तो 4 के टेबल में आता है, ये कट जाए, मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। 4 दूना 8 हो गया, एक बच्चा 18 नहीं है, 18 नहीं आता 4 के टेबल में, ये तो कटने से रहा फिलहाल के लिए। तो 8 से ट्राई लेते हैं, 8 से अगर कट जाए, नहीं 8 से भी नहीं कटेगा ना, ये कटेगा ही नहीं, मतलब इसको आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 80 टोके 320 हो गया, ठीक है, सॉरी 320 बोला, 98 into 4 कर लो, वो हो जाएगा आपका, मैंने उल्टा निकाल दिया यार, हाँ मैंने उल्टा कर दिया। सवाल में क्या बोला है, सवाल में, एक मिनट, हाँ मैंने उल्टा कर दिया, मुझे ये लगा कि सवाल ये पूछ रहा है कि
4 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, बट सवाल उल्टा है, ये पूछ रहा है कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने। ओके, माय मिस्टेक बेटा, हटा देते हैं इसको, ये उल्टा है, सवाल उल्टा है। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड चाहिए वो पूछ रहा है। तो हमें सवाल से तो दिख रहा है कि अगर मुझे 80 ग्राम को न्यूट्रलाइज करना है तो कितना लगेगा, 98 ग्राम लगेगा। तो मैं आपको पता है कैसे लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो, देयरफॉर 80 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 की रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर अगर हम 1 ग्राम की बात करते हैं तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 98/80 हो जाएगा। ठीक है, इतना चाहिए आपको, इसलिए वहां कट नहीं रहा था। अब 4 ग्राम के लिए चाहिए, देयरफॉर 4 ग्राम NaOH को अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा, 98/80 इंटू 4 ग्राम H2SO4। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो इजीली, मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 20 बार में कट गया, ये भी कट जाएगा आपका, और 49 टाइम्स में नीचे बचा 10, तो कितना हो 49/10 यानी कि 4.9 ग्राम आपका ये रहेगा। ये वो सिंपल आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देख लो, समझ लो, वीडियो पॉज करो, उतार लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी आगे बढ़ने वाले हैं। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, बस फटाफट से ये काम कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम कैलकुलेशन पे ये क्वेश्चन प्लेस करके मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन को प्यार से समझते हैं, क्या बोला है, बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी विल बी ऑब्टेन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें एसटीपी पे कितना मिलेगा, कब, बाय हीटिंग 400 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब मैं जलाऊंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट जब जलेगा तो ये तो हमने अभी दिखाया था आपको, कंबशन रिएक्शन है आपका, ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा, यहाँ पर हीट हो रहा है तो मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल रहा है। अब उसका सवाल है कि 400 ग्राम अगर मैंने जलाया तो कितना मिलेगा। तो वो 400 ग्राम की बात हम बाद में करेंगे, हम पहले यहाँ सिंपली सवाल में देखेंगे कि जो मेरे पास बैलेंस इक्वेशन है उसमें कितना से कितना हो रहा है। ये इक्वेशन बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, दोनों साइड देख लो, सारे एटम्स इक्वल है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूंगा, मोलर मास निकालूंगा। आप मोलर मास निकालना इसका, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप पूरा सेंटेंस बना के आपको लिखना होगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ CaCO3, इस तरीके से पूरा करना आपको। इसका मोलर मास जब निकालोगे, वैसे आपको पता है नहीं पता है तो मैं बता, सवाल में तो गिवन रहता है, ये आएगा तो 100 ग्राम। देखो कैल्शियम का 40 ग्राम होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का तो आपको पता ही 16 है। तो आप जब सबको जोड़ोगे ना, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, कार्बन का हो जाएगा 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, 48, सबको जोड़ देना तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो तो निकालना आसान है, वो तो आपको पता है 44 ग्राम आएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे इस सवाल, यहां से इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम द इक्वेशन, थोड़ा लिखना पड़ता है इस चैप्टर के सवाल में। सो फ्रॉम द, या फिर ऐसे लिख देना, फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन वी कैन सी, क्या लिख रहा है, वी कैन सी, भैया हम 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे लिखेंगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम, 44/100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कितना पता करना है, 400 ग्राम। देयरफॉर 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 44/100 इंटू 4, 400 हो गई, तो 4 कैसे, वो मेरा 4 पिछले सवाल से, ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन काट दे तो बहुत इजी हो गया, जिसको समझ में आएगा वो तो वर्बली बता चुका होगा। 0 से 0 कट गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4, 400 के 16 का 6, एक हाथ में 4 के 16 और एक साथ, तो 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात, ये तो हो गया। अगर यहाँ पे वॉल्यूम पूछ लेता तो, ये तो मेरे पास मास आया, वॉल्यूम पूछता तो क्या करते हैं,
सवाल ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 400 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिंपल हमें दिख रहा है 100 ग्राम से तो आपका इतना बन रहा है। अरे वॉल्यूम पूछा था मैंने, मास निकाल दे फिर। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इस सवाल को मॉडिफाई कर देते हैं, दोनों ही निकाल देते हैं इसमें। भाई मैं अलग ही भावनाओं में था। सवाल में वॉल्यूम निकालने बोला था ना, वाट वॉल्यूम, तो मैंने क्या किया, मास निकाल दिया। ठीक है, मान लो इस सवाल ने मास भी निकालने बोला था, तो मास हमने निकाल दिया, वॉल्यूम निकालते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं। तो 100 ग्राम से यहाँ कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा होगा बताओ तो। ये पूरा कंडीशन कहाँ है, एसटीपी पर है सवाल में, इसलिए एसटीपी बोला। एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी पर कोई भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। यस आई एम राइट। तो सभी तो 1 मोल, देखो सबके बगल में कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है। सब तो एक ही मोल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो यहाँ पर वही हम बोल सकते हैं कि भाई 100 ग्राम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। देयर 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना करेगा, तो वही 22.4 डिवाइड बाई 100 इंटू 400 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैलकुलेशन आपका वही होगा, सिंपल, जीरो से जीरो कटा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 16 का 6, 1 बच गया आपके हाथ में। ठीक है, पैर में भी रख सकते हो। 4 दूना 8 और 1 9, देन फिर से 4 दूना 8, 89.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। चलो वॉल्यूम भी निकाल दिया और मास भी निकाल दिया, बात खत्म। उतार लो, वीडियो पॉज करो, उतार लो, आगे और चलेंगे। वैसे मैं अभी क्वेश्चन क्या 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ कराने के लिए, बाकी क्वेश्चन का मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, और वो होमवर्क का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, मिल जाएगा। और अगर ये नोट्स चाहिए, ये पूरा जो क्लास हुआ इस पूरे क्लास का आपको नोट्स चाहिए, देन मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसमें अल्फा बैच लिखा है, उस अल्फा बैच में आप जाइए, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ओके, चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे, आप उतार लेना नोट करके। देखो इसमें क्या, मास लॉस कैलकुलेशन, कितना मास लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना आपने। सवाल पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी। अच्छा कलर तो चेंज कर लो सर, कलर चेंज कर लो, हरा हरा कलर नहीं चाहिए, दूसरा कलर ले लो सर। हाँ थोड़ा दूसरा ही कलर ट्राई करो, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, अलग अलग कलर हमें चाहिए। ओके आ जाओ लेते हैं। क्या बोला गया, व्हाट विल बी द कैलकुलेशन इन मास, माने व्हाट विल द रिडक्शन इन मास, मास में कितना कमी होगा अपॉन स्ट्रांगली हीटिंग 9.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं 9.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत स्ट्रांगली हीट करूं तो मास में कितना यहाँ पर कमी होगा। ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है, नोट करना। मास लॉस कैसे होगा, लिखो, मास लॉस अकर्स बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड स्किप कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्किप करता है, इसलिए ये सवाल के लिए इंपॉर्टेंट, ये सवाल तभी बनेगा। तो नोट करके लिखो, मास लॉस अकर्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्किप्स। आपको इतना पता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो नॉर्मली 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो आपका 44 ग्राम बन रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी तो गैस है, वो स्किप करना शुरू कर देगा, मतलब वो 44 ग्राम तो अब नहीं रहेगा। तो 100 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, आपने को क्या पता करना है कि 9.5 ग्राम अगर हम करेंगे तो वहां पर कितना बनेगा। सिंपल सी बात है, कितना मास में लॉस होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, वही है और कुछ नहीं। आ जाओ दे दो, वही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सर, ये सिंपल ही क्वेश्चन हो गया ये। मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, ये हीट होगा, क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड देगा। हाँ जबान लड़खड़ा जाती है हमारी कभी कभी। ओके, तो ये तो आपको पता है कि ये 100 ग्राम है, एंड देन ये 44 ग्राम है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 100 ग्राम से यहाँ पर 100 ग्राम को हमने हीट किया तो 44 ग्राम बनेगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीटिंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉजेस अ मास लॉस ऑफ 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 40 कार्बन डाइऑक्साइड है, हम एज्यूम कर रहे हैं इस केस में कि भाई जो गैस मेरा मिला है कार्बन डाइऑक्साइड स्किप हुई है, जनरली स्किप ही हो जाता है, हम उसको रखते हैं बचा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, और लिख लेना, फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी 100 ग्राम, ऐसा लिख लो, हीटिंग ऑफ 100 ग्राम, इधर ही लिख देता हूँ, हीटिंग का तो जगह है ये लिखने के लिए। ठीक है, हीटिंग ऑफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट काउजेस लॉस ऑफ
44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर हमें कितना पता करना है, फिर लिख देंगे हीटिंग ऑफ 9.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट काउजेस कितना करेगा लॉस ये, तो 44 डिवाइड बाई 100 इंटू 9.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैलकुलेशन आप कर लो, ठीक है। मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, इसको कैलकुलेट करोगे 4.18 ग्राम आएगा, इजी है, ठीक। ये मैं आंसर बता देता हूँ भाई, ये आंसर आएगा 4.18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बात खत्म, ठीक है, हो गया। चलेंगे आगे, आगे चल सकते हैं, उतार लो इसको, इजी सवाल था सर, ये तो इजी था ना, इजी था वो तो मुझे पता, लेकिन ये बस याद रखना मास लॉस अकर हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड स्किप कर जाता है। तो जनरली जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं 100 ग्राम को, तो वो 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो स्किप ही कर जाता है, उड़ ही जाता है, अगर हम उसको ना पकड़ उड़ जाता है। आगे चले, चले आगे, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली बर्निंग 4.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कंबशन वाला ही रिएक्शन हो गया आपका। तो मेरे पास मैग्नीशियम है, मैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, मतलब जला रहा हूँ, तो उस केस में मेरा कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कब, जब मैं 4.8 ग्राम करूंगा। तो सर वो 4.8 ग्राम की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आप हमें ये बताओ स्टैंडर्ड क्या होता है, रिएक्शन तो बताओ कैसे होता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शन पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कैसे होगा वो रिएक्शन हमारा क्या होता है। देखो यहाँ क्या है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट करता है तो एक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगा, तो ये बनता है भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ये। ओके, अब इसको बैलेंस करना होगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देना, फिर इस मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देना, ये बैलेंस इक्वेशन है। सब इस बैलेंस इक्वेशन से आपको यहाँ पर सबके मोलर मास निकाल लेने। अब मैग्नीशियम का आइटम है तो एटॉमिक मास निकलेगा उसका, सिंपल सी बात है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है एक आइटम का मास, बताओ तो कितना होता है, 24 ग्राम होता है। देखो ये सब चीजें सवाल में दी रहेगी, मैंने नहीं दिया, बट जैसे मैं बता रहा हूँ याद कर लेना। एक का 24 ग्राम होता है, तो 24 इंटू 2 कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम का जो मास आएगा वो 24 इंटू 2 करने से कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। और ऑक्सीजन का तो आपको पता है, बट ऑक्सीजन का मैं रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट किसी किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा वो पूछा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू मैग्नीशियम का 24 प्लस ऑक्सीजन का 16, जोड़ लो 16 और 24 के, तो ये 40 हो गया, और 40 इंटू 2 80 ग्राम हो जाएगा ये, आई होप अगर मैं सही हूं तो, है ना, सही है 80 ग्राम होगा ये, देख लेना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड 80 ग्राम आ गया आपका। आप कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन तो सिंपल, हमें ये समझ आ रहा है फिलहाल अभी रिएक्शन को देख करके ये समझ आ रहा है कि अगर मेरा 48 ग्राम मैग्नीशियम जल रहा है तो 80 ग्राम प्रोड्यूस होगा, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। 4.8 ग्राम करेंगे तो क्या होगा, सर वो 8 ग्राम बनेगा, आसान तो सवाल है, बट कैलकुलेट करके दिखाना है आपको सिर्फ और सिर्फ, और क्या। तो कैलकुलेशन में आप ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैन सी के 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये, 48 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 80 ग्राम MgO। देयरफॉर 4.8 ग्राम मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 80 डिवाइड बाय 48 इंटू 4.8 ग्राम मैग्नीशियम। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 48 कटेगा, नीचे 10 आएगा, तो 8 80 में एक जीरो और खत्म हो जाएगा भाई, 8 ग्राम आएगा ये आपका हो जाएगा आंसर, बस हो गया, बता लो। आपको लग रहा हो सर ये तो छोटे छोटे सवाल, ऐसे सवाल आते हैं मध्य लिखने से, हाँ ऐसे ही आता है बेटा, यही छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आते हैं आपके, इसी प्रकार के एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। उतार लो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास रैप अप करेंगे, बाकी फिर आपकी मर्जी, आप आगे प्रैक्टिस जितना करना चाहो आप कर सकते हो, मैं अपने से जितना हो सकता है उतना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके आ जाओ, ये थोड़ा ना मल्टी स्टेप, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो क्या होगा देखो, to get the exact same amount of oxygen that is produced by heating 200 gram of mercuric oxide, what amount of potassium chlorate must be heated। तो क्या बोल रहा है सवाल, हमें चाहिए सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that is produced by heating 200 ग्राम ऑफ mercuric oxide, मतलब 200 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हमने हीट किया, तो वहां से हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला, कितना मिला वो बताइए नहीं, ठीक है, सवाल में खेला है। और सवाल क्या बोल रहा है, मेरे को मर्क्यूरिक ऑक्साइड मैंने हीट किया तो एक सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मुझे मिला है, क्या मिला वो नहीं पता, बट जितना भी मुझे यहाँ से ऑक्सीजन मिला है मुझे उतना ही ऑक्सीजन चाहिए KClO3 से भी। तो
तो कितना अमाउंट मुझे KClO3 का यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। आई होप सवाल समझ चुके हो। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। चलो आगे देखेंगे। ओके, सिंपल सवाल और रिपीट कर देता हूँ कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड 200 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड मैंने हीट किया है, तो मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। तो पहले तो मेरा टारगेट यही है कि हम ये पता करेंगे कि 200 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करने पे मुझे कितना ऑक्सीजन मिलेगा। अब जितना ऑक्सीजन मुझे यहाँ से मिला है उतना ही ऑक्सीजन मुझे KClO3 को हीट करके चाहिए। तो इसके लिए मुझे ऑक्सीजन का अमाउंट तो पता रहेगा, तो हमें यहाँ से ये पता करना होगा भाई कितना KClO3 को हम हीट करेंगे। ओके, तो मल्टी स्टेप थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कुछ डिफिकल्ट बोल के नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो पहला तो आप ये बता दो सर, ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये रिएक्शन कैसे शो करता है। ठीक है, सॉरी, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से पहले हम ऑक्सीजन को फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन लिखो। देखो जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीट होता है ना तो मरकरी और ऑक्सीजन गैस निकलता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो HgO है मेरा, इसको जब मैं हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा मर्क्यूरी Hg प्लस O2 गैस। इसी O2 गैस के बारे में बात हो रही है, तो रिएक्शन बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 दे देना, यहाँ 2 दे देना, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब आप बोलोगे तो मर्क्यूरी का एटॉमिक मास कितना होता है, तो मर्क्यूरी का एटॉमिक मास कितना होता है लिखो। और एक मिनट यार, वो तो मुझे भी याद करना होगा कितना होता है। अच्छा 200 ग्राम होता है, ठीक है। मर्करी जो है ना, मरकरी का एटॉमिक मास 200 ग्राम होता है। तो आओ निकालते हैं, मरकरी का एटॉमिक मास कितना है, 200 प्लस 16 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 216। 216 इंटू 2 करो, ठीक है। अच्छा थोड़ा कर ही देते हैं, एक एक लाइन इतना जंप करेंगे तो पता नहीं आप लोग फिर भाग ना जाओ। तो 216 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डबल हो जाएगा 432 कर लो इसको, 432 ग्राम। अब दूसरा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बहुत सिंपल 32 ग्राम, एक का 16 होता है, दो का 32 ग्राम होगा। तो हम इस रिएक्शन से देख पा रहे हैं कि 432 ग्राम हमारा 32 ग्राम ऑक्सीजन बना रहा है, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 432 ग्राम मरकरी ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ हम लिखेंगे, लिख देना फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी 432 ग्राम mercury oxide produces 32 ग्राम ऑक्सीजन। देयरफॉर हमें 200 ग्राम का पता करना है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 200 ग्राम मर्करी ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 430। देखो यूनिटरी मेथड वाला मैं ना लाइन स्किप कर रहा हूँ, आप निकालोगे 1 ग्राम का कितना निकलेगा 32/442, वो मैं स्किप कर दे, डायरेक्ट मैं आ जाऊँ 200 पर, तो इंटू 200 कर देंगे इसको, इतना ग्राम। अभी कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर लोगे वैसे, ठीक है, हम थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर ही देता हूँ। आ जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, मैं भी हेल्प कर ही देता हूँ कैलकुलेशन में। देखो 2 से तो डिवाइड हो गई, ये 100 हो जाएगा, यहाँ नीचे आपका वही 216 होगा क्योंकि उसी को तो डबल किया था हम लोग। अब ऊपर 32 है, नीचे 216 है, 2 के टेबल से तो कट ही जाएगा, इससे तो आराम से कटेगा। 4 से कट सकता है कि नहीं वो देख रहा हूँ मैं, कट जाएगा। 4 8 32 कर लो, और ये आपका हो जाएगा 4 5 20, और 16 हुआ ना, 4 6 16 होता है। 8 के टेबल में 54 आता है क्या, बताओ तो। 8 के टेबल में आता है, 8 6 54 होता है ना, हाँ होना तो चाहिए। एक मिनट यार, मैं कैलकुलेटर से ऊपर कंफर्म करता हूँ, समटाइम्स मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। 8 6 8 एक 8 दूना 16 3 24, हाँ तो 32, ठीक है मैं कर लेता हूँ 8 इंटू 6। अच्छा 8 इंटू 6 तो 54 है। अच्छा तो 8 इंटू 7 तो होगा नहीं, 8 इंटू 7 56, इसका मतलब 54 तो नहीं आने वाला है। तो ये हो गया ऊपर में 800, नीचे में हो गया 54, ये आपको करना होगा डिवाइड, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक सुंदर सा आंसर आएगा। कितना आएगा मैं बता देता हूँ, आप ये कैलकुलेशन कर लेना। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था 14 पॉइंट, ये कितना आएगा आपका 14.81 ग्राम ये आएगा। तो 200 ग्राम को हीट करने से आपको कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, 14.81 ग्राम ऑक्सीजन गैस आपको मिल रहा है। अब इतना ही ऑक्सीजन गैस मुझे KClO3 से पता करना है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं KClO3 के पास। चले, हो गया, हो गया 1 2 3, ओके चलो। तो पहले अब पार्ट 2 की हम बात करते हैं, पार्ट 2। तब पहले ये बताओ सर, KClO3 जब चलेगा तो वो क्या देगा, मुझे ये जानना जरूरी है। तो KCl3 जब जलता है तो वो KCl देता है और ऑक्सीजन गैस देता है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर मैं KClO3 जब टूटेगा ना, ये आपको देगा KCl प्लस
ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर देखो टाइम तो लगेगा थोड़ा, बहुत सिंपल मैंने बता रखा है, यहाँ पर 3 पीस है, यहाँ पर 2 पीस है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। फिर यहाँ 2 दे देना, केसीएल भी बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मोलर मास निकाल लेना होगा। अभी ये देख लेंगे कितना KCl3 से कितना ऑक्सीजन अभी बन रहा है बैलेंस इक्वेशन में। फिर हमें तो पता है हमें कितना बनाना है, 14.81 ग्राम निकाल लेंगे। अब बताओ पोटाशियम का एटॉमिक मास किस किस को याद है? क्लोरीन का तो याद होगा 35.5 होता है, ये सबको याद रहता है नॉर्मली। पोटाशियम का कितना होगा बताओ? याद है? नहीं है, कोई बात नहीं, 39 होता है पोटाशियम का। ठीक है, तो पोटाशियम का होगा 39, तो ये आप निकाल लो। इस तरीके से हम इसका, मैं लिखने रहा हूँ पूरा, आप लिख के लेकिन बनाना कि मास ऑफ मोलर मास ऑफ KClO3 2 इंटू 39 प्लस 35.5 प्लस 16 3 48 हो जाएगा। 3 पीस ऑक्सीजन है। इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे तो याद है, मैं तो लिख सकता हूँ डायरेक्ट। इस पूरे को कैलकुलेट करके 245 ग्राम आता है, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? 245 ग्राम आएगा, इसको लिखना। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 इंटू 32 हो जाएगा, तो 32 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा? 96 ग्राम। तो हमें ये दिख रहा है कि 245 ग्राम जब हम KCl3 को बर्न कर रहे हैं तो 96 ग्राम ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, लिखना फ्रॉम एबव इक्वेशन, लिखना फ्रॉम एबव इक्वेशन वी कैन सी 96 ग्राम O2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि हमें यही निकालना है ना। यहाँ इक्वेशन से हमें दिख रहा है 96 ग्राम O2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 245 ग्राम KClO3। देयरफॉर आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो भाई कि 1 ग्राम का हम निकालते हैं, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितना KCl3 से प्रोड्यूस होगा? 245 बाय 96 KClO3। देव हमें कितना पता करना है? 14.81 ग्राम का। तो आ जाओ, 14.81 ग्राम का हमें ये पता करना है। तो ये हो जाएगा 245 डिवाइड बाय 96 इंटू 14.81 ग्राम KClO3। अब ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ना ही मैं आंसर बताऊंगा। मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है ना, बट वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसके आंसर को मुझे कमेंट करो नीचे कमेंट सेक्शन में। ये आप कमेंट करोगे तभी मैं देखता हूँ कौन कमेंट करे, मुझे भी तो पता चले। इतनी मेहनत से मैंने इतना सारा चीज पढ़ा है यार, लास्ट तक देखा किसने लेक्चर को। ठीक है, सो आई विल वेट फॉर दैट, बताना। ठीक है, बताओगे? चलो, तो कमेंट करना इसके बारे में। यहाँ पर मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आई होप यार कि मेरे तरफ से जितना एफर्ट मैंने लगाया, जितने मैंने कोशिश की एकदम सिंपल वे में आपको चीजों को समझाने के लिए, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर ये पूरा नोट्स आपको चाहिए, जो नोट्स यहाँ मैंने बने हैं अभी, ये आपको मिल जाएगा अल्फा बैच के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज्वाइन करने के अल्फा बैच को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, उसके अंदर ये आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको वहीं से मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको हाई डिमांड है कि सर ये चैप्टर में जल्दी चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं वो चैप्टर जितना जल्दी हो सकता है उस पर वीडियो अपलोड करूंगा। और मंडे को ना पूरा शेड्यूल में अपलोड कर दूंगा कि पूरे वीक में कौन सा चैप्टर कौन से दिन आने वाला है। लगातार फिजिकल साइंस नहीं चलेगा, अभी फिजिक्स एक चैप्टर हमने किया, फिर मैं हिस्ट्री का चैप्टर करूंगा, ठीक है, फिर ज्योग्राफी का एक चैप्टर होगा, फिर वापस फिजिक्स होगा। इस तरीके से चेंज करता रहूंगा सब्जेक्ट को, ताकि जो आपका माध्यमिक का जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम है वो इसी तरीके से कंप्लीट होता रहे। ओके, चलो ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर अ बोर्ड प्रिपरेशन।